Hello everyone, welcome to Internet Learning. Hope you all are doing well. So today we are going to discuss the topic, the coming up of the factory of class 10th history chapter number 4. So in the last video we discussed that how without factories industrial production was still there. Because in layman language or in general what we feel that industrialization means the setting up of factory or factory production. But it is not actually the case. Industrialization doesn't always mean the factory production. Industrialization can happen even without factories, and that is what we look at in the last video. That when factories were not set up in the world, industrial production was happening, and we saw that how merchants who were operating from the town, they made the countrymen, they made the people of the countryside work for them and produce for the international market. So that is how industrial production was still there without setting up of factories. मतलब फैक्ट्रीज के बिना भी इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन हो रहा था. कैसे? जब मर्चेंट्स ने गांव वाले लोगों को बोला कि आप प्रोडक्शन करनी शुरू करो, तो मर्चेंट्स जो हैं दे वर ऑपरेटिंग इन द टाउन्स, और गांव में बैठे बैठे जो लोग हैं वो अपने खेतों पे भी काम करते थे अपनी फैमिली के साथ, और वो प्रोडक्शन भी करते थे. उस प्रोडक्शन के बदले दे यूज्ड टू गेट सम मनी फ्रॉम द मर्चेंट, और इसके वजह से जो कंट्री साइड के लोग हैं, जो रूरल एरियाज में लोग हैं, उनकी इनकम जो है उसको सपोर्ट मिल गई. एंड दैट इज हाउ वी लुक्ड एट दैट industrial production was still happening. Now in this video we are going to look at what happened when factories set up and how factories came into the picture. कि factories कैसे आई, ठीक है? तो coming of the factory, कि फैक्ट्रियों का आना, कि दुनिया में factories कैसे आई, that is what we are going to look at. The earliest factories in England came up by the 1730s. तो इंग्लैंड में शुरुआती जो फैक्ट्रीज थी वो 1730s तक आ गई थी. मतलब कि इंग्लैंड में 1730s तक इक्के दुक्के जो फैक्ट्रीज हैं वो सेटअप हो चुकी थी. बट लेट 18th सेंचुरी में जाके ही जो फैक्ट्रीज है वो मल्टीप्लाई हुई. तो 1730 मतलब ये 18th सेंचुरी चल रहा है, बट ये 18th सेंचुरी का फर्स्ट हाफ है. बट जो फैक्ट्री की मल्टीप्लिकेशन है, फर्स्ट हाफ जो है 1730s तक एक आध दो फैक्ट्रीज आई थी, बट मल्टीप्लाई कब हुआ, नंबर ऑफ फैक्ट्रीज कब बढ़ी? सेकेंड हाफ में. और लेट 18th सेंचुरी में जब 1780s वाला टाइम, 1790s वाला टाइम, मतलब जो 18th सेंचुरी के एंड वाला टाइम है, उसमें जाके नंबर ऑफ फैक्ट्रीज जो है इंग्लैंड में मल्टीप्लाई हुई. बहुत सारी फैक्ट्रीज जो है वो आने लगी. अब जब फैक्ट्रीज आई तो उसमें कुछ तो प्रोड्यूस हो रहा होगा. तो फैक्ट्रीज में सबसे पहले सबसे ज्यादा मात्रा में क्या चीज प्रोड्यूस होनी शुरू हुई? टेक्सटाइल. तो जो पहला सिंबल था नए एरा का वो था कॉटन. मतलब कि अब जब फैक्ट्रीज वगैरह सेटअप हुई तो कॉटन के जो कपड़े हैं वो इतनी ज्यादा मात्रा में प्रोड्यूस होने लग गए कि जो हमें ये दिखा रहा था कि आने वाले दौर में कुछ नया होने वाला है. तो फर्स्ट सिंबल ऑफ द न्यू एरा वाज कॉटन. नए एरा का संदेश कौन था? पहला कॉटन. इट्स प्रोडक्शन बूम्ड इन द लेट 19th सेंचुरी. तो कॉटन की जो प्रोडक्शन है वो लेट 19th सेंचुरी में बूम हुई, मतलब एक तरीके से बहुत ज्यादा बढ़ गई. In 1760, Britain was importing 2.5 million pounds of raw cotton to feed its cotton industry. By 1787, this import soared to 22 million pounds. So 1760 में ब्रिटेन जो है 2.5 मिलियन पाउंड्स का रॉ कॉटन खरीद रहा था अपनी कॉटन इंडस्ट्रीज को चलाने के लिए. मतलब कि देखो ब्रिटेन में अब इंडस्ट्री सेटअप हो गई, ठीक है, फैक्ट्रीज सेटअप होनी शुरू हो गई हैं. अब जब फैक्ट्रीज सेटअप होंगी तो उनमें रॉ मटेरियल लगेगा, और फैक्ट्रीज में जो है वो काम बहुत ज्यादा मात्रा में होता है. घर में हम छोटे मोटे मशीन पे छोटे मतलब अपने हाथ से जो चीज कर पाएंगे उससे कहीं गुना ज्यादा मशीनें काम करती हैं, है ना? ये चीज तो क्लियर है. तो हुआ क्या, शुरुआत में जब थोड़ी बहुत फैक्ट्री सेटअप होनी शुरू हुई थी तो 1760s के टाइम पे ब्रिटेन जो है वो 2.5 मिलियन पाउंड का कॉटन खरीदता था, कच्चा कॉटन जो रुई होती है वो खरीदता था, और अपनी कॉटन इंडस्ट्रीज को चलाता था उससे. अब 1787 आते आते क्या हुआ, रॉ कॉटन इंपोर्ट करने की जो मात्रा है वो कितनी हो गई? 22 मिलियन पाउंड्स की. मतलब अब
ब्रिटेन दूसरे देशों से रॉ कॉटन खरीद रहा है, वो भी कितने रुपए का टोटल खरीद रहा है, 22 मिलियन पाउंड्स। तो मतलब 2.5 मिलियन पाउंड से 22 मिलियन पाउंड्स जो है अब वो इंपोर्ट कर रहा है 1787 में। तो आप ग्रोथ देख सकते हो, 1760 में सिर्फ 2.5 मिलियन पाउंड था और ये 27 सालों में कितना हो गया, 22 मिलियन पाउंड। तो बहुत ही ज्यादा जो है एक तरीके से जंप हुआ। दिस इंक्रीज वॉज लिंक टू अ नंबर ऑफ चेंजेस विद इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। अब एक साथ इतना जंप कैसे हुआ, कैसे 2.5 मिलियन पाउंड से 22 मिलियन पाउंड का इंपोर्ट ब्रिटेन करने लगा? तो उसका रीजन क्लियर है कि फैक्ट्री सेटअप हुई, बहुत सारे प्रोसेस में चेंज हुए। जो प्रोडक्शन प्रोसेस है, कॉटन से कपड़े बनाने का जो पूरा प्रोसेस है, उसमें काफी सारे चेंजेस आए और उन चेंजेस की वजह से इतनी ज्यादा मात्रा हमें देखने मिली कि रॉ कॉटन मंगाया जा रहा है। अब देखो, रॉ कॉटन मंगाया जा रहा है, इसका मतलब कि ये एक सिंबल है कि अगर ज्यादा चीज हम इंपोर्ट करेंगे, इसका मतलब हम ज्यादा प्रोड्यूस करने वाले हैं, हमें ज्यादा चीज बनानी है, इसीलिए तो हम उसके लिए ज्यादा रॉ मटेरियल खरीद रहे हैं। तो ये सिंबल था कि किस तरीके से 27 सालों में कितनी बड़ी मात्रा में ब्रिटेन कॉटन के कपड़े बनाने लगा था। So a series of inventions in 18th century increased the efficacy of each step of the production process. तो हुआ क्या, 18th century में काफी ज्यादा इन्वेंशंस हुई और उन इन्वेंशंस की वजह से टेक्सटाइल का जो प्रोडक्शन प्रोसेस है, उसका हर एक स्टेप की जो इफिशिएंसी है वो इंक्रीज हो गई। बेसिकली ऐसे इन्वेंशंस हुए, ऐसे मशीन्स आई जिसकी वजह से कॉटन को बनाने के लिए जो भी स्टेप्स होते हैं, जैसे स्पिनिंग, वीविंग, डाइंग, ये सारी जो भी चीजें हैं उनमें काम को करने की जो इफिशिएंसी है, जो क्षमता है, वो और ज्यादा बढ़ गई, वो कई गुना बढ़ गई। तो कौन कौन से प्रोडक्शन प्रोसेस नॉर्मली होते हैं, जैसे कार्डिंग। कार्डिंग का मतलब कि जब वूल या फिर किसी भी फाइबर को धागा बनाने से पहले तैयार किया जाता है, जैसे उसको पूरा एक तरीके से हल्का किया जाता है और फाइबर्स को सॉर्ट किया जाता है जिससे कि इजीली फाइबर से धागा बनाया जा सके। तो कार्डिंग वो होता है, ट्विस्टिंग करना, उसको एक तरीके से घुमाना, स्पिनिंग करना मतलब उससे धागा बनाना, यार्न बनाना, रोलिंग करना। तो ये सारे जो है प्रोसेस हैं, ठीक है, किसके प्रोडक्शन में, कॉटन के टेक्सटाइल को बनाने के लिए। दे इनहांस द आउटपुट पर वर्कर। जब ये इन्वेंशंस आई, एक तरीके से इन्वेंशंस क्या है, जब मशीनें आई, नई टेक्नोलॉजी आई, इसकी वजह से क्या हुआ, एक वर्कर के थ्रू जो आउटपुट मिलती थी वो इंक्रीज हो गई। जैसे मान लो मैं पहले चरखे से धागा बनाती थी, स्पिन करती थी, बट अब मशीनें आ गई। तो मशीनों की वजह से क्या हुआ, पहले मान लो एक दिन में मैं सिर्फ और सिर्फ मान लो 10 मीटर का धागा बना पाती थी, ठीक है, चरखे से, हाथ से, ठीक है। इन वन डे आई यूज टू मेक ओनली 10 मीटर्स ऑफ यार्न, कॉटन यार्न। बट जब मेरे पास मशीन आई तो एक दिन में मैं मान लो 50 मीटर बना ले रही हूँ, ठीक है, 5 गुना जो प्रोडक्शन है वो बढ़ गई। मशीन में मेरे को इतनी ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, मशीन में बस एक तरफ से मैंने वो कॉटन डाली और मशीन अपना काम करती जाएगी, उसका धागा बनाती जाएगी। तो एक तो देखो मेरे एफर्ट्स कम हो गए। चरखे पे क्या करना होगा, मुझे कंटिन्यूअसली मतलब मेहनत करनी पड़ेगी, हाथ चलाना पड़ेगा। बट मशीन में मुझे इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है, मैंने कॉटन वॉटन डाल दी, हाथ पे हाथ रख के बैठ गई और मशीन अपना काम करती रहेगी, ऐसा हो रहा है। तो मतलब कि ये इन्वेंशंस की वजह से क्या हुआ, एक वर्कर के थ्रू जो आउटपुट मिल रही है, एक वर्कर जो प्रोड्यूस कर रहा है, उसकी जो एक तरीके से क्वांटिटी है वो बढ़ गई। जैसे मैंने भी एग्जांपल दिया कि पहले मान लो वर्कर जो है सिर्फ 4 यूनिट बना पाता था, बट अब इन्वेंशंस की वजह से वो 20 यूनिट बना पा रहा है। तो एक वर्कर जो है कितनी ज्यादा एक तरीके से अब कितना इफिशिएंट हो गया है, उसकी आउटपुट बढ़ गई है। और ये जो नई नई इन्वेंशंस हुई, इनकी मदद से क्या हुआ, जो यार्न बन रहा है, जो थ्रेड बन रहा है, अब वो और ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, ज्यादा मजबूत धागा बन रहा है मशीन्स की वजह से। देन रिचर्ड आर्कराइट क्रिएटेड द कॉटन मिल। तो रिचर्ड आर्कराइट जो हैं, उन्होंने कॉटन मिल जो है बनाई। Till this time, as you have seen, cloth production was spread all over the countryside and carried out within the village households. तो इस टाइम तक क्या था, जैसे हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि पूरे जो गांव वाले इलाके हैं उनमें प्रोडक्शन फैल चुकी थी, कॉटन टेक्सटाइल की प्रोडक्शन। जो मर्चेंट्स हैं वो गांव वाले लोगों से प्रोडक्शन करवाते थे, तो गांव में जो लोग बैठे हैं वो प्रोडक्शन कर रहे थे। तो ये पूरा ऐसा टाइम था जिसमें कि गांव में बैठे लोग अपने अपने घरों में कॉटन की टेक्सटाइल प्रोड्यूस कर रहे थे। बट इस टाइम इस पूरे माहौल के बीच रिचर्ड आर्कराइट जो है कॉटन मिल लाते हैं। कॉटन मिल की वजह से क्या हुआ, जब उन्होंने कॉटन मिल सेटअप की तो ये जो इन्वेंशंस हुई हैं,
ये जो नई नई मशीनें आई हैं, तो रिचर्ड आर्कराइट ने क्या किया, नई नई मशीनों को खरीदा जो कि काफी कॉस्टली होती थी, महंगी महंगी मशीनें हैं, उन्हें खरीदा, उन्हें अपनी मिल में सेटअप किया, ठीक है। Within the mill, all the processes were brought together under one roof and management. तो लास्ट वीडियो आपको याद होगी कि हमने क्या पढ़ा था कि जो मर्चेंट है वो क्या करता है, वो अलग अलग लोगों से अलग अलग काम करवाता है। पहले वो जो ऊन है वो लेके आएगा, वो फिर उसको ऊन को स्पिनिंग के लिए ले जाएगा, मतलब कुछ लोगों को देगा, गांव वालों को, जो कि ऊन से मतलब जो फाइबर है उससे यार्न बनाएंगे। फिर यार्न बना के मतलब वो जो धागा बना है, थ्रेड बना है, उसको थ्रेड को लेगा वो और फिर दूसरे पर्सन के पास ले जाएगा, दूसरा पर्सन उसको वीव करेगा, फिर तीसरे के पास ले जाएगा, फिर चौथे के पास ले जाएगा। ऐसे हो रहा था, मतलब कि अलग अलग जगह पे अलग अलग काम हो रहा था, सब कुछ एक साथ नहीं हो रहा था। देखो हमने लास्ट में पढ़ा था कि फिनिशिंग लंदन में हो रही है, डाइंग कहीं पे हो रही है, उसकी प्रोसेसिंग कहीं पे हो रही है। तो मतलब कि जो सारा काम है, एक कॉटन का जो कपड़ा है वो बहुत सारी अलग अलग जगह पे बन रहा है। मान लो ये कोई एक देश है, उसमें एक जगह पे कुछ हो रहा है, एक जगह पे कुछ हो रहा है, एक जगह पे कुछ हो रहा है, तो मतलब कि चीजें काफी ज्यादा स्प्रेड थी। बट अब मिल की वजह से क्या हुआ, मिल क्या है, एक तरीके से आपने एक बहुत बड़ा सा ऐसा हॉल ले लिया एग्जाम्पल के तौर पे, और उस हॉल में मशीनें सेटअप कर दी, अलग अलग मशीनें, ठीक है। एक मशीन कोई काम करेगी, एक मशीन कोई काम करेगी। अब ये सब कुछ क्या है, एक छत के अंदर है। तो इससे क्या हुआ कि सारा जो भी काम है अब वो एक साथ आ गया, कंसोलिडेट हो गया, सब कुछ अब एक तरफ एक छत के नीचे किया जा सकता है। इसकी वजह से क्या होगा, मैनेजमेंट काफी आसानी से हो पाएगा, टाइम कम लगेगा। अब जैसे मर्चेंट पहले क्या करता था, पहले कहीं दूर से वो फाइबर लाएगा, कॉटन लाएगा, फिर वो किसी के पास जाएगा और बोलेगा, उसको कॉटन देगा कि आप इसका थ्रेड बनाओ। जब वो थ्रेड बना लेगा तो मर्चेंट उसको लेके आएगा और फिर वापस कहीं और दूर जाएगा कि भाई इसका कपड़ा बना दो धागे से। तो मतलब देखो उसका टाइम कितना लग रहा है, वो घूम रहा है, फिर रहा है, मतलब एक जगह से दूसरी जगह वो मूव कर रहा है। बट अगर सब कुछ एक छत के नीचे होगा तो इतना मूव करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कॉटन, रॉ कॉटन लाए, इसको मशीन में डाला, इससे थ्रेड बन गया, थ्रेड बनते ही इसको दूसरी मशीन में डाल दिया, जिससे कपड़ा बन गया, कपड़ा बनते ही इसको दूसरे प्रोसेस में डाल दिया, ठीक है। उसके बाद दूसरी मशीन में इसकी डाइंग कर दी, तीसरी मशीन में इसका कुछ और कर दिया। तो मतलब कि क्या हो रहा है, सब कुछ एक ही छत के नीचे हो रहा है, तो मैनेजमेंट काफी आसान हो जाएगी, सुपरविजन काफी आसान हो जाएगा कि जो पर्सन है जिसने मिल सेटअप किया है या जो मर्चेंट है मान लो, वो बहुत आसानी से देख सकता है कि क्या काम हो रहा है, कितने जल्दी हो रहा है, कितना लेट हो रहा है, कौन काम नहीं कर रहा है, कौन कितना टाइम दे रहा है। तो बहुत अच्छे से सुपरविजन हो सकता है प्रोडक्शन प्रोसेस का। क्वालिटी के ऊपर वॉच हो सकता है कि भाई क्वालिटी अच्छी हो रही है कि नहीं, पर्सन सही से सामान बना रहा है या नहीं। लेबर का रेगुलेशन हो सकता है, पहले जो मर्चेंट है वो मतलब मान लो किसी एक फैमिली को उसने जाके दे दिया कि आपको कपड़ा बनाना है। अब उस फैमिली में 4 लोग लगे हुए हैं, 4 लोगों की फैमिली, और चारों मिलके काम कर रहे हैं, और ये मर्चेंट जो है वो क्या कर रहा है, वो 4 लोगों की फैमिली को पैसा दे रहा है। बट एक्चुअली इस 4 लोगों की फैमिली में काम इफेक्टिवली कौन कर रहा है, सिर्फ 2 लोग कर रहे हैं, 2 लोग खाली बैठे हैं। तो मर्चेंट को तो नहीं पता कि ये 4 लोगों की फैमिली में से कौन कौन काम कर रहा है, वो तो बस 4 लोगों के हिसाब से पैसा दे रहा है। बट अब जब सब कुछ एक छत के नीचे होगा तो मैनेजर जो है, मतलब एक तरीके से जो मर्चेंट है, वो काफी आसानी से देख पाएगा कि कौन लेबर काम कर रहा है और कौन नहीं कर रहा, और मुझे हकीकत में कितने लेबर की जरूरत है काम करवाने के लिए। तो अब अच्छे से वो देख रेख कर सकता है। इतनी ज्यादा मैनेजमेंट, इतनी ज्यादा सुपरविजन जो है वो कंट्री साइड में जब काम हो रहा था तब पॉसिबल नहीं थी, ठीक है। तो in the early 19th century factories increasingly became an intimate part of the English landscape। तो 19th century के शुरुआत में क्या हुआ, जो फैक्ट्रीज हैं वो इंग्लिश लैंडस्केप का, मतलब ब्रिटेन वगैरह का काफी अहम हिस्सा बन गया। मतलब एक तरीके से अब फैक्ट्रीज वहां पे इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि जहां देखो वहां बस फैक्ट्रीज ही फैक्ट्रीज नजर आ रही हैं। So visible were the imposing new mills, so magical seemed to be the power of new technology that contemporaries were dazzled। अब ब्रिटेन में, इंग्लैंड में ये जो नई मशीनरीज आई हैं, नई टेक्नोलॉजी आई है, ये इतनी पावरफुल थी कि आसपास के जो मतलब देश हैं, जो कंटेम्परेरीज हैं, साथ के जो नेशंस हैं, वो डेजर्ल्ड थे। डेजर्ल्ड मतलब एक तरीके से बहुत ज्यादा चौंक जाना या प्रभावित होना। तो आसपास के जो देश हैं अब वो एक तरीके से बहुत ज्यादा ऐसे सोच रहे थे कि ये क्या हो रहा है ब्रिटेन में, अचानक से इतनी ज्यादा प्रोडक्शन, ये टेक्नोलॉजी कहाँ से आ रही है, क्या हो रहा है। और क्योंकि वो मान लो कॉम्पिटिटर्स भी हैं, दूसरे देश जो है वो कॉम्पिटिटर्स हैं, तो उनको काफी भारी नुकसान झेलना पड़ रहा था, क्योंकि ब्रिटेन में न्यू टेक्नोलॉजी की वजह से काफी बड़ी मात्रा में काफी अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट बन रहे थे। सो they concentrated their attention on the mills, almost forgetting the by lanes and the workshops where production still continued।
और अब ब्रिटेन में जो एक तरीके से बड़े बड़े मर्चेंट्स का फोकस इतना ज्यादा मिल्स के ऊपर आ गया था कि वो भूल चुके थे कि कंट्री साइड वगैरह में भी अभी भी प्रोडक्शन चल रही है। मतलब कि अब ऐसा टाइम आ गया था कि मर्चेंट्स वगैरह टोटली मिल्स पे फोकस कर रहे थे, फैक्ट्रीज पे फोकस कर रहे थे। और पहले जिस तरीके से वो कंट्रीमैन का या फिर जो गांव वाले लोग हैं जिस तरीके से वो उनकी मदद ले रहे थे पहले, अब वो उनको भूलते जा रहे थे। अब कंट्री साइड में जो लोग थे अब वो बहुत थोड़ी मात्रा में प्रोडक्शन कर रहे थे, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा मर्चेंट जो है वो मिल बना रहे हैं, और अब गांव वाले इलाकों में पेजेंट्स को, आर्टिशंस को कोई अब ज्यादा नहीं पूछ रहा। तो सब लोग धीरे धीरे करके, जो मर्चेंट्स हैं, ऐसा लग रहा था कि वो भूल रहे हैं कि कभी गांव वाले इलाकों में भी प्रोडक्शन होती थी। और अब गांव वाले इलाकों में प्रोडक्शन जो है वो चल तो रही थी, अभी भी कंटिन्यू तो थी, बट बहुत ही कम मात्रा में। तो गांव वाले जो लोग थे, पेजेंट्स एंड आर्टिशंस, उनकी हालत फिर से खराब हो रही थी। उनके जो रोजगार है वो उनसे छिन रहे थे, राइट। तो अब वो भी दिक्कत फेस करने लगे थे।